बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन कमेटी बराए ख़जाना कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, जितनी अफरा तफरी पाकिस्तान के अंदर मच चुकी है, बातें अब ये हो रही हैं कि आप लोगों का जो मलबा है वो साफ़ करना पड़ रहा है निगरान हुकूमत को। निगरान हुकूमत के कंधों के ऊपर आपने इतना बोझ लाद दिया है कि इस वक्त आवाम को रिलीफ देना उनके लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। तो ये जो आप लोग सारा कुछ करके गए, अब वो उसका खुमियाजा आम आवाम भुगत रहे हैं। तो आम आवाम आपको किस तरीके से, अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो वहां पे वोट दे पाएंगे? यासिर, बड़े अच्छे सवाल तुम कर रहे हो। मुझे ये बताएं कि अभी तो इलेक्शन जल्द से जल्द भी होंगे, तो जनवरी के एंड में 5 महीने इलेक्शन को बाकी हैं। ये 2 हफ्ते नहीं गुजर सके निगरान हुकूमत से। ये अगर हमारा बोझ है सारा, तो हमारे दौर में तो कोई नहीं एहतजाज हो रहा था। बिल्कुल सही बात है, महंगाई हुई है, लोग का बहुत बुरे सूरत हाल है इकनॉमिकली और मुईशत के तौर पे। लेकिन ये बहरान, ये निगरान हुकूमत जब से आई है, 15 रुपये तो डॉलर बढ़ गया है। स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह, हम तो स्टॉक एक्सचेंज छोड़ के गए थे 49,000, अब हो गया 45,000। डॉलर जो रेट था 15 रुपये बढ़ गया। मैं नहीं कह रहा कि हमने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की, लेकिन निगरान हुकूमत का काम ही ये नहीं है। और ये अगर 3 हफ्ते नहीं इनसे चल पा रहे, तो ये 5 महीने कैसे गुजारेंगे? कैसे? शेख साहब बिल्कुल अवाम निकल पड़ी है बाहर। आपने कह दिया अवाम निकल पड़ी। ये 3 हफ्तों का आप सारा इन पे डालते जा रहे हैं। 1.5 साल हम आपसे पूछते थे तो आप कहते थे अभी टाइम कितना हुआ है, पिछले इतना बिगाड़ डाल के गए हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते अभी। तो इनको 3 हफ्तों का या 2 हफ्तों का आप इनसे जवाब तलबी करना शुरू कर दी है। 1.5 साल का जवाब आपकी हुकूमत ने दिया नहीं। राणा अजीम, अगर सही पूछो ना, अगर सही मेरे लिए पूछो, क्या पिछली हुकूमत और क्या हुकूमत, हम थ्रू आउट आपस में पॉलिटिकल टर्माइल करते रहे, दूसरे मुल्क तरक्की करते रहे। ये देखें ये निगरान हुकूमत पे तो ना डालें फिर। निगरान में ये बात है शेख साहब, आप थोड़ा सियासी होते जाते हैं। हुकूमत में नहीं डाल रहा मैं निगरान हुकूमत में नहीं डाला। पिछली हुकूमत की बात कर रहे हो, दुरुस्त कर रहे हो। सिर्फ 16 महीने की बात नहीं है, पिछले 20-25 साल आप देखिए। आज बिजली का मामला है, हर बात में तो हमने सूबा वारियत की, हमने एक दूसरे से नफरतें पैदा की। देखिए, सियासत ये होती है, इसका वे आउट निकालना होता है, कंसेंसस बनाना होता है। हमारे लीडरों ने कोई रोल अच्छा प्ले नहीं किया। मुझे बताइए, लीडर वो होता है जो लोगों को साथ लेकर चलता है, जो टीम बनाता है। हमारे यहाँ तो हर पार्टी में 8-10 बंदे हैं, वही आपस में मशवरा करते हैं। 25 करोड़ लोग हैं, उनको को पूछ। अभी मुझे बताइए ना, 30 साल से मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं धक्के खा रहा हूं गली गली महल्ले महल्ले। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हूं और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। मैंने सोचा मैं मुल्क की बेहतरी की बात करूं, एक लफ्ज मेरे लिए पूछा नहीं जाता, भाई मेरा कसूर क्या है? क्या किस तरह मुल्क आगे बढ़ेंगे जब 7 आदमी हर, आप तो बात करते हैं पार्टियों की, हमने नफरतें पाली हैं, दुश्मनियां की हैं। आप बताओ, हर मसले पे, आज बिजली का मसला है, आप बताइए, कालाबाग डैम जब बनने लगा, जो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी है वो सस्ती थी, हमने लगाया ना उस वक्त तरबेला डैम और वो सब लगे, उनका रेट देख लीजिए, उससे तो तकलीफ नहीं हो रही। अब बताइए, उसमें इख्तलाफ किया, हर बात में इख्तलाफ है। पंजाब और सिंध में इख्तलाफ, उस वक्त कहा गया ये पंजाब का डैम है। अगर आज वो डैम बन जाता तो क्या ये बिजली, और ये मामला आज का तो नहीं है, हम थ्रू आउट लड़ते रहे, कहीं कोशिश ही नहीं की गई। मुल्क इस तरह नहीं चलते। आप इल्ज़ाम लगा लीजिए, 16 महीने की हुकूमत में लगा लीजिए या 3.5 साल की हुकूमत में लगा लीजिए। अच्छा, मुझे ये बताइए अच्छा शेख साहब, अब आपकी हुकूमत गई है ना, चले माजी बईद की बात नहीं करते, माजी करीब की बात कर लेते हैं। ये जो बिल इस बार आए हैं, ये आखिरी महीना तो आप ही का था। ये बता दें, ये इनकम टैक्स बिल के अंदर लगना, सेल्स टैक्स बिल के अंदर लगना, नीलम जहलम टैक्स बिल के अंदर लगना, जो 2018 से फाल है, उसके अलावा जो दीगर टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्स लगे हुए हैं। अच्छा, रेडियो, शेख साहब आपने रेडियो सुना है कभी? आपस में बताए, रेडियो सुना है कभी आपने? नहीं, अभी कोई 5-10 साल में रेडियो सुना? अजीम, आपकी बात को मैं समझ गया, मैं आपकी रेडियो बात को समझ गया। मैं अपने दादाजी मेरे फोन हो गए, नहीं तो मैंने उनसे पूछना था कितनी दफा सुना आपने?
और राना रहीम, कभी इस पे आपने गौर किया कि 24 करोड़ बंदा 280 MN इलेक्ट करता है डायरेक्टली, समझिए वो जिम्मेदार होते हैं। उन 280 में से फाइनेंस के हर पार्टी अपने अपने बंदे देती है जो कि इकानमी को समझते हैं, वो 21 बंदे होते हैं। वो फिर इलेक्ट करते हैं एक चेयरमैन को। अभी इस चेयरमैन को कोई पता ही नहीं कि बिल किस पे टैक्स लग रहा है किस पे नहीं लग रहा। जब मुल्क इस तरह चलेंगे, जब ब्यूरोक्रेटिक, मुझे नहीं पता, ना मेरे से पूछा गया, ना कभी आया गया। जब एक बार ये मामला हुआ, फाइनेंस कमेटी में आया कि मनी बिल आपके पास आ गया है, मैंने कहा भाई आइंदा भी मनी बिल, ये जो इलेक्शन के पिछले दिन थे ना, इलेक्शन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन करवाएं तो उसके लिए रकम फराहम करनी थी, तो वो मनी बिल उस वक्त फाइनेंस कमेटी में आ गया। मैंने उनसे कहा कि इससे पहले, मैं इतना अरसा रहा हूँ, कभी इससे पहले भी मनी बिल आया है फाइनेंस कमेटी में? और आइंदा, चलो नहीं आया, छोड़ दीजिए उस बात को, आइंदा जो बजट आने वाला है हमें बता तो दीजिएगा कि क्या बजट आ रहा है। यहाँ 3 आदमी पूरा मुल्क का बजट बनाते हैं और आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा देते, आप पार्टियों पे लगा, आप उन बंदों पे क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाते? आप तो उनको हीरो बना के बैठे हुए सब लोगों को, जो कि पूछते तक नहीं है। नाम लेना बता दें आज, नाम आप हमेशा सच बोलते हैं, आपकी यही बात अच्छी है। नाम ले, 3 बंदे कौन से हैं? नहीं नाम नहीं, इसमें यार आपको पता नहीं है, हर पार्टी में 6-7 बंदे हैं। आप राना, मैं नाम ले लूंगा, मुझे नाम किसका मैं नाम लूं? एक सवाल शेख साहब बनता है, शेख साहब एक सवाल बनता है, जब बजट पेश हो रहा होता है, जब दूसरे लोगों से सिफारिशात ली जा रही होती हैं, जब ये तमाम जमातें इक्तदार के अंदर बैठी होती हैं, तो ऐसी गुफ्तगू तब नहीं होती कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो बना नहीं सकते, ये दूसरे लोग बनाते हैं। ये सारी बातें ऑपोजिशन में आके क्यों याद आती हैं सर? अरे यासर, ऐसी बात नहीं। मेरे फाइनेंस कमेटी के मिनट्स मंगा के देख लो, रोज मैं उनसे कहता हूं कि यार आप हमें क्या कर रहे हो। स्टेट बैंक के गवर्नर से कहता हूं कि बैंकों की बात कि तो मेरे भरे पड़े हैं, ये एक बार नहीं, मैंने सैकड़ों बार सामने कहा है कि आप क्या कर रहे हो। हम जो इलेक्टेड लोग हैं, बनते तो आप बाहर से हो भाई, जो इलेक्ट होते हैं 280, आपने कहा आइन में तो ये है कि मनी बिल यानी फाइनेंशियल मैटर कौमी असम्बली के इलेक्टेड लोग करेंगे, आप सारे बाहर से लेते हैं, वही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उन्हीं को फिर आप रिपीट कर देते हैं। तो कोई पूछने वाला है? आप लोगों को इस तरफ कर ना, पार्टियों में जमहूरियत है, पार्टियों में मोरूसियत है, इस तरह, और पार्टियों में दुश्मनियाँ हैं, लड़ाई झगड़े। जमहूरियत जो होता है ना, एक इंडिया आपके सामने है और बांग्लादेश ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने जमहूरियत से तरक्की की है, जमहूरियत के साथ अनप्रेसिडेंटल तरक्की की है। इस वक्त इंडिया दुनिया की 4थी बड़ी इकानमी बन गया है, हमसे बहुत कम थी, उसके रुपए की वैल्यू कम थी। हमने सिर्फ क्या किया, करते रहे भाई। इसमें मुस्लिम लीग क्या करे? मुस्लिम लीग का क्या है? वो कोई पूरा जो 16 महीने में अगर कोई मीटिंग ही नहीं होगी आपकी पार्लियामेंट पार्टी की, तो एमएलए बेचारा करे क्या? मेरे लिए इस पे ठीक करना, आगे थोड़ा सा चलते हैं। ये तो आपने क्लियर कर दिया सारा। कब आ रहे हैं कायदे पाकिस्तान? अक्टूबर की 15 तारीख को आ रहे हैं कि अभी मजीद रेस्ट होगा, मजीद सोचो बचार होगा? देखिए, मेरी ख्वाहिश तो है वो जल्दी से जल्दी आए, हमारे लीडर है और मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं चलना उन्होंने, नहीं, आपकी ख्वाहिश पे उन्होंने चलना नहीं, आपकी ख्वाहिश पे तो मीटिंग भी नहीं होती थी। तो राणा साहब मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मेरे से ज्यादा तो आपको पता है, मैं क्या आपको जवाब, मैं भी झूठ बोलता रहूंगा ना। आप मेरे से पूछते रहेंगे, मैं झूठ बोलता रहूंगा। मुझे झूठ क्यों बुलवा रहे? या तो मुझे बताया जाता है, बात ये है, मैं कोई लीडर के मामले में बात होना, शेख साहब, लीडर के मामले में बात होना, तो फिर लीडर के मामले तो बंदा बबांगे दोहल बोलता है, वो कहता है कि हाँ लीडर है, आएगा, आने वाला है। लेकिन ये अब क्या है कि 4 सालों में या सिर्फ इस तरह पूछ लेते हैं, मियां साहब का दौरा पाकिस्तान कब है? पर मेरी ख्वाहिश तो है कि वो जल्द से जल्द आए। वो उनको मुल्क के बहुत बड़ी तादाद उनसे मोहब्बत करती है और उनका सबका दिल है कि वो जल्द से जल्द आए, हम उनको रसीद। गालिब याद आता है मुझे, क्या ना मियां साहब ने गालिब ही हूँ ना, मैं साहब ही हूँ शेख साहब मियां साहब ने गालिब की याद दिलाई है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता।
ये 3 सालों में जिस तरह की तारीखें पढ़ रही है ना, ये लग रहा है कि अगले साल भी तारीखें ही पढ़नी है। अच्छा, खाली तारीखें नहीं बल्कि मियाँ साहब ने तारीख डाल दी है, तारीख रख दी है। हम तो उनके वेल विशर हैं, उनकी सेहत, अच्छी सेहत की दुआ गो हैं और चाहते हैं मुल्क में आए, फेस करें अगर कोई कानूनी। पहले भी वो फेस करते रहे, पहले भी वो अपनी बीमार बेगम को छोड़ के आए हैं, नंबर ऑफ उन्होंने नैब की पेशियां भुगती है। अब वो उम्र के स्टेज में हैं, बीमार भी है, तो अब बताइए ना कि हम और उनको एक अपने बेटे की तनख्वाह ना लेने से कोई ऐसी बात लॉजिकल नहीं है जो आज भी हमने तो समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म को किस तरह। कल बड़ी अच्छी बात की, कल बड़ी अच्छी बात हुई मेरी, एक बस एक फिक्र सुन लो। कल जो ये आपके ऑनरेबल जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 17 अनइलेक्टेड आदमी हैं, ठीक है, हम फैसले कर रहे हैं, सारे 240 जो मिलियन लोग हैं उनकी सियासत के जो फैसले असम्बलियों को करना चाहिए वो फैसले करते हैं, तो हम उनको हटा देते हैं। तो हालत तो ये है। पर बताइए वज़ीर आज़म के पास क्या पोजीशन है? वज़ीर आज़म को तो एक जुम्बश कलम से हटा दिया जाता है। छोड़े, जब तक ये सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, हम तमाम इदारों को, हम तमाम पॉलिटिकल लोगों को, मीडिया को, इस वक्त मुल्क मेरा, और ये बात मैं देखिए मेरी पिछले साल 25 मिनट की तकरीर है कौमी असम्बली में, यही बात कर रहा था कि भाई बचा लो मुल्क को। उस वक्त खान साहब इलेक्शन की बात करते थे। मैंने कहा कि हमारा जो बच्चा है जिसकी हमने निकाह करना है वो तो वेंटिलेटर पे बैठा है, उसको ठीक कर लो, मुल्क को ठीक कर लो, इलेक्शन भी करवा लेंगे। किस चक्कर में पड़ गए हो? ये 1.5 साल पहले बात की, आज से नहीं कर रहा। इस वक्त बहुत परेशानी की बात है। जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आती हैं, वो तो वहाँ से आई हुई, वो क्या कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये मुल्क चलते, हमें यही नहीं पता कि इस वक्त ये मुल्क चला कौन रहा है। मेरे दोस्तों, इतना प्यारा मुल्क है, आप लोग इतने काबिल हो, लेकिन हम क्यों नहीं मिल के, हम एक दूसरे से खुश होते हैं, हम एक दूसरे के साथ ये आप फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जब वो स्टेट बैंक की गवर्नर थी तब ठीक थी? नहीं, क्या मुल्क देखिए, लीडर वो होता है जो सबको मिला के चले और जो मुल्क का रिजल्ट निकाले ना। अगर रिजल्ट दे दे, आज वो रिजल्ट दे दे वो ठीक है, लेकिन उनका बनता नहीं है। देखिए हमारा आईन कहता है कि कौमी असम्बली ने मनी बिल देना है, तमाम फाइनेंशियल मैटर्स कौमी असम्बली ने करना है। एक वही काम कौमी असम्बली नहीं कर रही। बाकी नलिए मैं इस वक्त बना रहा हूँ, मैं गलियाँ बना रहा हूँ, अपने इलाके की नालियाँ बना रहा हूँ। अब मुझे किस काम पे लगा दिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आती कि मैंने सीखा है वाहिद निगरान सेटअप को, जिसकी फैमिली तीनों चैम्बरों से। शेख साहब, आपके निगरान सेटअप को जी बताएं। फैसलों का इख्तियार और उनके इख्तियारात में इजाफा मोहम्मद बूटे ने नहीं, वो असम्बली जिसके आप MNA थे, जिसकी कमेटी के आप चेयरमैन थे, उसने दिए हैं। और इसलिए फिर जब आप लोगों ने इख्तियारात दिए हैं, मेरी कमेटी ने नहीं दिए हो। आपकी कमेटी ने, मैं असम्बली कह रहा हूँ, असम्बली आपकी कमेटी से पूछा नहीं उन्होंने। असम्बली कहते हैं, असम्बली में क्या होता है? अच्छा सुन लीजिए राणा अमीम, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बंदे हो ना, असम्बली का सुन लो। 4 बंदे एक लेजिस्लेशन लाते हैं, मेरे पास ज़बरदस्त, ये और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पास करना ही करना है, ना करूं तो मुझे पार्टी शोकाज दे देगी। मेरे से पूछा नहीं जाता एक चीज़, 2 + 2 3 अगर लेके आता है, 4 बंदे बनाते हैं हमसे पूछे बगैर, असम्बली में लाते हैं। फिर मैं अगर कहूँ कोई एक ऑब्जेक्शन कर दूं या उसको उसके खिलाफ वोट दे दूं तो मैं असम्बली का मेंबर ही नहीं रहूँगा। कानून तो हमने ये बनाए हुए हैं, मेरे पास पावर क्या है? मेरी पोजीशन, जब आप इतने बेबस हैं, आप डिलीवर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर किस गोरख धंधे के तहत आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं? निकल जाए फिर उससे। ये निकल जाऊंगा तो कोई बेहतरी है, मैं निकल जाता हूं, क्या कोई बेहतरी हो जाएगी? मेरा तो यही, आप सही कह रहे हैं कि इसमें पावर तो नहीं है, निकल जाना चाहिए। चलो मैं निकल जाता हूं, या निकल आगे कहें तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ता, उससे क्या कोई बेहतरी आ जाए? हमें तो बेहतरी करनी चाहिए ना, हमें अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए, ना कि मैं निकल जाऊं। मैं निकल जाता हूं, एक आध बंदा मेरे कारोबारियों में से आ गया, मैं वाहिद आदमी हूं जिसकी फैमिली तीनों पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का
बिजनेसमैन के वोटों से प्रेसिडेंट बने। पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ। कराची चैम्बर के सबसे ज़्यादा वोट मैंने लिए खुद, आज से 37 साल पहले प्रेसिडेंट बना। उसके बाद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर गया वहाँ, उन लोगों ने उसको भरपूर वोट दे के प्रेसिडेंट बनाया। मेरा फर्स्ट कज़न जाहिद असलम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। फिर मैंने सोचा कि उस फोरम में जाएं जहाँ कोई रिजल्ट हो जाता है। 3 इलेक्शन लड़ा, 30 साल जिंदगी। लेकिन उसके बाद आज आगे हालात इसी नहज तक हमें लेके आए कि हम बेबस रहें, अगर आप लोग मुंतखब करके हुकूमत तक असेंबली तक पहुंचाएं और उसके बाद भी लेजिस्लेशन जो है वो आपके इख्तियार में ना हो, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो बनता है। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में हम बेहतर समत में किस तरीके से गामज़न होंगे। एक आम शख्स की जो मुश्किलात हैं उसका इदराक हुकूमत को है, लेकिन उससे निकलने का वे आउट हमारे पास क्या मौजूद है या हुकूमत के पास क्या मौजूद है। आलमी मंडी की इस वक्त सूरत हाल क्या है, आलमी मंडी का अजाब हमें किस हद तक भुगतना पड़ रहा है, बरामदात और दरामदात के गैप को किस हद तक कम करेंगे, और बिलखुसूस बात जो निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से की गई कि स्मगलिंग रोकने के जो अहकामात दिए गए हैं, ये स्मगलिंग रुकने से किस हद तक हालात बेहतर हो जाएंगे, इसी बारे में बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर ट्रिपल सेंचुरीज हो चुकी हैं, पेट्रोल, बिजली और डीजल की। अब इससे अगर हमें निकलना है तो निकलने के लिए क्या हमसाया ममालिक के किसी मॉडल के ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, या फिर हमारे हालात इस खित्ते के हालात से अक्सर मुख्तलिफ हैं और हमारे लिए कोई मॉडल कुछ और होना चाहिए जिसके ऊपर काम करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें अब ये तय कर लेना चाहिए कि सतही काम करने से या ऐसे काम जो प्राइसिंग चेंजेस से रिलेट करते हो, आसान लफ्ज़ों में अगर हमने ये समझना हो, या हम मनीज़ पंप इन करें अपने सिस्टम में, या हम बोरो करके मनीज़ पंप इन करें, या फिस्कल खसारा करके करें, पैदावारी सलाहियत को ना बढ़ाएं, एनर्जी सेक्टर के जो फंडामेंटल मसाइल हैं उनको ना ठीक करें, अपनी एयरलाइन का नुकसान करते जाएं पर प्राइवेटाइज ना करें, अगर हम बाहर से FDI ना लेकर आएँ, अपना इन्वेस्टमेंट टू GDP ना बढ़ाएं, तो हम यहीं खड़े होंगे जहाँ पे खड़े हैं, इससे कोई मुख्तलिफ जगह पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। ये इस तरह अच्छी बात है कि अगर हम कहीं और खड़े होते तो मैं हैरान होता। मैं तो हैरान नहीं हूँ, और मैं इसलिए कंफर्टेबल भी हूँ बिकॉज हमने वो काम किए नहीं। अब करना क्या है? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कुछ चैलेंजेस हैं, हम इस दफ़ा उसकी बात बाद में करते हैं। पहले हमें ये करना है कि ये रियलाइज़ करना है कि एनर्जी सेक्टर के जो मसाइल हैं, मैं उससे शुरू कर देता हूँ, वो 2 दिन में ना पैदा हुए हैं और ना ही 2 दिन में हल होंगे। पर पहले ये तय कर लीजिए कि आप इसको फंडामेंटली ठीक करने को तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आपको कॉम्पिटेंस ऐड करनी है पॉलिसी लेवल पे, मिनिस्ट्री में, नेपरा में कॉम्पिटेंस ऐड करनी है आपने, और आपने हुकूमत को निकालना है डिस्कोर्स चलाने से, जेनकोस चलाने से। और ये बातें अगर ये पहले तय कर लेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। आपने IPPs के किए हुए मायदे अब वो मेनली चाइना के हैं, और समझ लीजिए कि उनको आप अब डेट की रीप्रोफाइलिंग करेंगे तो 4-5 रुपए यूनिट, मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं है, पर बैक ऑफ द एनवेलप जो मेरी कैलकुलेशन है वो ये कहती है, मेरा ख्याल है कि 10 से 15 अरब डॉलर है जो 10 साल में जो हमारा पेबल है, उसको आगे 25 साल तक ले जाएं तो आपको कुछ उधर हेल्प मिल जाएगी। आप तय कर लीजिए कि एक डिस्को जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है उसका टैरिफ और दूसरे डिस्को का टैरिफ मुख्तलिफ होगा, तो तब लोगों को एहसास होगा और लोग जाके कहेंगे कि भाई आप इसको ठीक कीजिए। उसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है, ये भी तय कर लीजिए। अब आपने जब ये चीज़ें तय की तो फिर आपने ये भी तय किया कि यार थर कोल है ना हमारे पास, अल्लाह मियाँ ने इतनी बड़ी हमें नेमत दी हुई है, सारे प्लांट्स को थर कोल पे ट्रांसफ़र कीजिए और इंपोर्टेड फ्यूल से निकलने की कोशिश कीजिए। फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनको टारगेट कीजिए। पाकिस्तान का फ्लैगशिप प्रोग्राम है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी तरफ जाइए। शॉर्ट रन में और क्या कर सकते हैं आप जो इंडिजिनस गैस दे रहे हैं, बड़े ही कैप्टिव जो पावर चला रही है, कैप्टिव से मतलब है जो खुद चला रहे हैं, वो बड़े लो एफिशिएंसी पे हैं, उनसे गैस वापस लेने की हिम्मत कीजिए और वो गैस हाई एफिशिएंसी 60-65 की एफिशिएंसी के जो प्लांट्स हैं उनको दीजिए। उधर बिजली की खपत भी बढ़ेगी। समर के बाद जब विंटर आती है
तो जो कैपेसिटी चार्ज है वो बहुत बढ़ा हुआ बनता है। वो क्यों बढ़ा हुआ बनता है? इधर समर में 25-30 हज़ार मेगावाट, विंटर में 10,000 मेगावाट, सारे घरेलू सार्फिन को बिजली पे लेके जाइए। अब मैंने आपके सामने बहुत सी चीजें रख दी हैं, आप ये कर लीजिए। कम बैक टू मी आफ्टर 2 to 3 डॉक्टर साहब अभी हम आपसे पहले एक जुमला मुझे कह लेने दें। यू विल सी एन एनर्जी सेक्टर डिफरेंट। ये सारे काम बाकी सेक्टर्स में भी करने की जरूरत है, तब मुल्क ठीक होगा। डॉक्टर साहब अभी आपसे पहले कैसे अहमद शेख साहब हमारे साथ थे, चूँकि वो फाइनेंस कमेटी के हेड भी थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, PDM हुकूमत में थे, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1.5 साल बड़ा हमने फिट करके सारा कुछ रखा हुआ था, ये 2 हफ्तों में निगरान हुकूमत 2 से 3 हफ्तों में ये तो संभाल ही कोई नहीं सकी। तो हमने उनसे सवाल किया क्या ये आपके दौर के किए हुए मुआहदे नहीं हैं? तो उस पर वो तकरीबन इनकार ही होते हैं। देखिए, अब मैं इसमें जा सकता हूं और एग्जैक्टली आपको मुआहदे बता सकता हूं। ये सारे 2015 ऑनवर्ड्स के मुआहदे हैं जो सीपेक में हुए हैं, पर इस पर फ़ायदा कोई नहीं है। राना साहब, बात यह है कि मैं तो आपको कह रहा हूं कि यार आज यहाँ खड़े हैं, नाउ लेट्स टेक द कंट्री फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 3 years। बिजली के सिस्टम को ठीक करने की गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इस वक्त पूरे मुल्क में डिस्टर्बेंस कायम कर रहा है और लोगों को कंफर्ट दे रहा हूं कि ये ठीक किया जा सकता है। शॉर्ट रन में भी बिल्स को स्टैगर किया जा सकता है। ये सब चीज़ें आप IMF के पास लेके जाएं तो पता है वो आपको क्या कहेंगे कि यार वी नेवर सीन सच अ गुड प्रोग्राम, यू सीम टू बी वेरी सीरियस अबाउट दिस। तो क्या वो जो 8-10 PhDs वहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल मेरी तरह के ही लोग हैं, मेरी तरह की ही यूनिवर्सिटी से एग्जैक्टली पढ़े हुए हैं। मैं भी ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हूँ, जो वो लीड कर रहे हैं इस वक्त IMF की टीम को, वो भी वहीं से हैं। वो आपको क्या कहेंगे कि आप सारे नंबर ले आए हैं और आपने इतना ज़बरदस्त प्लान रखा है, वो कहेंगे बिस्मिल्लाह आगे कीजिए। ये स्टोरी हमने खुद लिखनी है, आपने शुरू किया। डॉक्टर साहब, ये जो बिजली के बिल का फंडा है ये ज़रा समझा दीजिए। ठीक है, बुनियादी टैरिफ में भी इजाफा हो जाता है, फ़ी यूनिट कीमत में भी इजाफा हो जाता है। ये फ़ी यूनिट के अलावा मैं पहले कैसर अहमद शेख साहब से भी पूछ रहा था, वो कहते हैं हमें तो मालूम नहीं। ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एक लगती है 3 महीने पहले की, फिर उसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर टैक्सेस के ऊपर टैक्स लगता है, फिर फर्दर टैक्स लगता है, फिर इनकम टैक्स लगता है, फिर सेल्स टैक्स लगता है। ये जो टैक्सेस की भरमार है, ये इनकम और सेल्स टैक्स घर के बिजली बिल के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है? सो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक तो इमीडिएट मसला क्या है। सो थोड़ा सा मैं कौम को कहूँगा कि बिल्कुल एहतजाज हुआ है। मेरी ये नाकस राय है कि मुल्क में और डिसरप्शन करना मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको भी तकलीफ होगी, डेली वेजर्स को भी तकलीफ होगी, पैदावारी सलाहियत को भी तकलीफ होगी। इस पर सोच लीजिए। और जो हमारी लीडरान हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, उनको भी सोच लेना चाहिए कि प्रेशर बिल्कुल डालना चाहिए गवर्नमेंट पे। डल भी गया है, गवर्नमेंट को अब रिस्पॉन्ड करने का टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई एम श्योर कि ये समझदार लोग हैं, सिस्टम का पार्ट रहे हैं जो आए हैं। अब बिल में हुआ क्या है, जुलाई अगस्त में 2 महीने की ये जो 7 और 7 रुपए बढ़ा है ना जी ऑन दी एवरेज, वो इकट्ठा लग के आ गया है। गो बैक टू दी IMF, उनको ये डेटा दिखाइए, वो समझ जाएंगे। फिर ये है कि जो पहले GST लग रहा था, जो सबसे बड़ा आंसर है, 17.5% है मेरा ख्याल है, वो लग रहा था 24 रुपए पे। अब आप सोचिए कि वो 24 रुपए पे जब जो हमारा पर यूनिट था, तो जो हमारा GST लग रहा था वो तकरीबन 4 रुपए था। अब वही GST जब इन बिलों में लग के आया, अगर 14 रुपए पे लग के आया है तो वो लग के आ गया है 6.5-7 रुपए, उधर भी फ़र्क पड़ गया। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इसी तरह जो हमारा डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो भी बढ़ा हुआ आया है, FPA भी बढ़ा हुआ आया है, एक्स्ट्रा टैक्स भी है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें पहले भी थी, अब उनका क्वांटम बढ़ गया है। ये एक्स्ट्रा टैक्स वैसे असल में क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये चले दूसरी चीज़ें तो किसी हद तक समझाई जा सकती हैं। ये एक्स्ट्रा, फर्दर, इनकम और सेल्स की बात पूछ रहा हूँ मैं। ये बड़ा सादी सी बात है। 70-75% पाकिस्तान की टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेशन की बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेशन से है। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हमने लगाए हुए हैं। ये क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि रियल एस्टेट पे टैक्स लगाते हैं, आप लगाने नहीं देते। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की एक एस्टिमेट ये है कि 4 अरब रुपए की कलेक्शन होगी पूरे मुल्क में। सर, 22% ऑफ योर इकॉनमी इज एग्रीकल्चर। The agriculture income tax collection is 4 billion last year. This is the approximate number that is being given to us. पूरे मुल्क में 7200 अरब रुपए की कलेक्शन हुई है। फिर जब हम पॉइंट ऑफ सेल्स लगाते हैं उस पर हम आगे नहीं बढ़ते, यानी कि सेल्स टैक्स जब लगाने जाते हैं और हम ये रखते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स कनेक्टिविटी बनाते हैं, हमारा आई थिंक जो रिटेलर है वो 30-35 हज़ार से ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो करते हैं और माइनर 3,000 का टैक्स लगाते हैं तो गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है, उसको विड्रॉ करते हैं।
अब आप तय कर लीजिए कि आपने इन सब एरियाज को टैक्सेशन में लाना है, आपने इन्फोर्समेंट करनी है, डॉक्टर साहब ये तो हो गए सारे वो जिनके टैक्सेस हैं। अब उसमें एक लिखा होता है रेडियो टैक्स। हम मुझे बता दें, रेडियो तो अब सुनता कोई नहीं। मैं मिसाल के तौर पे मैं रेडियो नहीं सुनता, मैं तो उसका टैक्स दूंगा ना जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो जिस चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा उसका मैं टैक्स क्यों दूँ? ये टैक्स सारे, ये आम आदमी का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आम आदमी कहता है जो टैक्स मैं नहीं देता, जो वो तो मैं दूंगा, जो टैक्स जो चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता उसका टैक्स क्यों दूँ? इसमें 35 रुपए बिजली का एक्चुअली इस वक्त एक हम चार्ज लगाए हुए हैं कि वी आर चार्जिंग फॉर पीटीवी राइट नाउ। वो इसलिए क्योंकि आपके जो भी सरकारी अदारे हैं वो चूँकि सरकारी तहवील में कमर्शियली नहीं चलते। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अदारे पीआईए, स्टील मिल, डिस्कोस, पीटीवी, ये सारे कमर्शियल अदारे हैं, पर हम इनको कमर्शियली चलने की भी इजाज़त नहीं देते। फिर मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने बहन भाई जो हैं जो शायद मेरिट पे नहीं भी आते, हम उनको इसमें भर्ती करते हैं, फिर हम इसमें ओवर भर्ती करते हैं, फिर हम उनको उस तरह कमर्शियली फैसले नहीं करने देते, फिर हम इनकी इंडिपेंडेंट बोर्ड नहीं बनाते, फिर हम इनको फीस नहीं चार्ज करने देते। जब आप ये सब नहीं करने देते तो समवन हैज़ टू पे फॉर दिस, राइट? सो द 35 रुपीज़ इज़ बीइंग पुट, जो पीटीवी का चार्ज है आप देखें या ना देखें वो उसमें पुट किया जा रहा है। चले आप सरकारी, ये तो हो गए सरकारी इदारे, ये आईपीपीज वाला जो हम पे अजाब मुसल्लत है इसका क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने की। आईपीपीज और जो कैपेसिटी की पेमेंट है वो 2000 अरब के करीब है इस दफ़ा FY24 में। ये एक बहुत बड़ा चंक है और एक अनकंफर्टेबल चंक है। इसको हल करने के दो तरीके हैं, दोनों पे अमल कीजिए। आप अपनी सेल्स को बढ़ाइए, गैस को विड्रॉ कीजिए, मुल्क की जो गैस की बजाय एनर्जी का एक सोर्स रखिए पाकिस्तान में, और आज के बाद ये तय कर लीजिए कि पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स गाड़ी की, इंडस्ट्री की, डोमेस्टिक की, ये हम फुलफिल करेंगे बाय एनर्जी, बिकॉज 41,000 नेम प्लेट कैपेसिटी है पाकिस्तान में मेगावाट्स में। सर्दियों में 10,000 पे आ जाती है। अगर आप पर यूनिट कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो एक तो फिक्स्ड चार्ज जो आपका कैपेसिटी का है उसको ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड कीजिए, और नंबर 2 ये मेनली आ रहा है जो 2015 के बाद के आईपीपीज़ हैं, जो पुराने ख़त्म हो रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए, जिन नए से आ रहा है थोड़ी सी तहकीक कीजिए, उनसे जाके गुजारिश कीजिए कि ये जो 10 साल का डेट है, मेरा ये ख्याल है जो मेरी तहकीक कहती है कि ये 10 साल पे मुहित है, उसको 25 साल पे मुहित कीजिए। उससे आपकी जो डेट रीप्रोफाइलिंग है, ये वर्ड मेरा नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान को अब 5 साला मंसूबे में जिसने चलाना है उनको डेट रीप्रोफाइल करना है। मतलब बड़ा सादा है। क्या राना साहब ने मेरा डेट देना है 15 अरब रुपया, ठीक है, 15 अरब डॉलर है, चले हम 15 अरब डॉलर ही कह लेते हैं। राना साहब मुझे कहते हैं कि सर मेहरबानी करें, ये अगर मैं 15 साल की बजाय 25 साल में दूंगा तो मुझे हर साल 1 अरब डॉलर नहीं बल्कि कम देना पड़ेगा। मैं आपको मार्कअप ज़रूर दूंगा पर इसको कर दीजिए, तो आप सोचिए पर यूनिट कॉस्ट आपकी नीचे आ जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने पहले भी, ये भी गुजारिश कर दूं कि इसका एक प्रेसिडेंस भी है, 2015 से पहले के आईपीपीज़ एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर उस वक्त की पॉलिटिकल हुकूमत के साथ इस पर काम किया और वो उसमें कुछ रुपए डेट की बेहतरी भी हुई थी। अब बाकियों का भी एस्टैब्लिशमेंट वुड हैव टू कम इन, बिकॉज आई थिंक उनके ज़्यादा ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, एंड चाइना बीइंग अ ब्रदरली कंट्री बहुत मदद की है और हर वक्त की है। अब भी हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हो और कोई मंजरनामा हम पे वजह ऐसा हो सके कि हमें ये दिख लगे कि हालात हमारे लिए बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।